नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग आरओ 2023 क्रैश कोर्स की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और इस श्रृंखला में हम लोग जीएस से संबंधित पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे। पॉलिटी विषय में मैंने सरकार पढ़ा रहा था और सरकार में स्पेशल कार्यपालिका के एक अंग है जो कार्यपालिका का सर्वप्रमुख राष्ट्रपति होता है, उससे संबंधित मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत कर रहा था। राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 1 की वीडियो मैंने दे चुका था। आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो राष्ट्रपति की पार्ट 2 की वीडियो है। तो राष्ट्रपति में मैंने क्या क्या आपको बता चुका था। राष्ट्रपति में मैंने अनुच्छेद 52 से लेकर के मैंने अनुच्छेद 65 तक की सारी बातों को लगातार बताया था, बस 63-64 छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था, एक फेज में तो मैंने ये बताया, दूसरे फेज में मैंने ये बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर हम आपसे बातचीत कर रहे थे। समय ज़्यादा हो गया, क्लास को रोक दिया गया। तो उसमें मैंने आपको पहला बताया था विधायी शक्ति विधायिका संबंधी। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति कार्यपालिका। और तीसरा जो मैंने बताया था वो न्यायिक बताया था होता है न्यायिक शक्ति। फिर मैंने बताया था वित्तीय शक्ति होता है। फिर मैंने आपको बताया था, इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने आपको सैनिक शक्ति के बारे में बताया था। फिर इसके बाद देखा जाए तो आपातकालीन शक्ति कहा था, आपातकालीन शक्ति। इसके बाद देखा जाए तो राजनयिक शक्ति, और राजनयिक शक्ति के बाद अगर देखा जाए तो मैंने आपको एक राजनयिक शक्ति के बाद जो मैंने आपसे कहा था बातचीत करूँगा वो स्वयं विवेक की शक्ति जो है, स्वयं विवेक की शक्ति। इतनी सारी शक्तियाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, इत्यादि कर दीजिए तमाम सारे। तीन सारी शक्तियों में स्पेशल जो मैंने आपसे बातचीत कर रहा था, जो हमारी बातचीत आपसे चल रही थी वो चल रही थी राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्ति। मैंने कार्यपालिका संबंधी शक्ति ये आपको पढ़ा चुका था, ये मैं पढ़ा रहा था। फिर ऐसे मैं अनुच्छेदों के हिसाब से आपको केवल बताने की कोशिश किया था, ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इसमें भी मैं कुछ बातें आपको बता चुका था, जहाँ तक बताया था उससे आगे मैं आपको शुरू करने वाला हूँ। बाकी मैं न्यायिक शक्ति, वित्तीय, सैनिक, आपातकालीन, राजनयिक, ऐसे स्वयं विवेक, ऐसे तमाम सारी जो शक्तियाँ हैं सब पे एक एक करके मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो क्लास के साथ आप लगे रहिएगा। हम लोग विधायी शक्ति जो पढ़ रहे थे उस विधायी शक्ति में स्पेशल जो हमने आपसे बातचीत किया था विधायी शक्ति में, इसमें हम 2 अनुच्छेद आपको बताए। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रैश कोर्स चल रहा है, केवल अनुच्छेद ही बताएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं यहाँ नहीं करूँगा, ये बात मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। तो अनुच्छेद 79 जो हुआ इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका था। अनुच्छेद 85 जो है इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। फिर आज जो हम लोग शुरू करने वाले क्लास को, आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो अनुच्छेद 86 से शुरू करने वाला हूँ। वो हम करने वाला हूँ अनुच्छेद 86 से संबंधित मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो अनुच्छेद 86 से हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 दोनों को एक साथ हम लोग समझ लेते हैं। 86 जो है ये भी राष्ट्रपति के अभिभाषण है, 87 भी अभिभाषण, लेकिन ये है सामान्य अभिभाषण। सामान्य अभिभाषण की बात करता है, और ये जो है ये विशेष अभिभाषण की बात करता है, विशेष अभिभाषण की बात करता है। अभिभाषण की सामान्य और विशेष अभिभाषण क्या होता है, 2 नज़र में इसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। सामान्य अभिभाषण का मतलब होता है राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के किसी भी सदन में जाकर के अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण का मतलब एक तरह से सरकार का कर्ता धर्ता जो रहता है, काम काज जो रहता है, उससे परिचित कराने की कोशिश करता है, ज़्यादातर सरकार की बखान करने की कोशिश करता है। और अनुच्छेद 87 में जो लिखा गया वो ये लिखा गया है कि अगर लोकसभा 87 में कहा गया कि अगर नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के गठन में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति जो होगा, नई लोकसभा के गठन में पहला बैठक जो होगा, और हर वर्ष राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रथम बैठक, प्रत्येक वर्ष और हर नई लोकसभा के प्रथम बैठक में, ये 2 बात आपको याद रखना, यहाँ राष्ट्रपति जाकर के अभिभाषण देता है। तो ये दोनों जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, इसको तैयार कौन करता है, इसको तैयार करता है, तो ये बात आप याद रखिएगा, वो करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल को अगर समझना, याद रखिएगा मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी मैं मंत्रिपरिषद पढ़ाते समय वहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं मंत्रिमंडल की बात किया हूँ, ना कि यहाँ मैं कैबिनेट की बात किया हूँ। हम कैबिनेट की बात किए, मंत्रिपरिषद की बात नहीं किया। फिर 87 के बाद इसी विधायी शक्ति में मैं अगला अनुच्छेद आपको ये बता देता हूँ जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से ताल्लुकात रखता है, वो है अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति ये तय करता है कि संसद का कोई सदस्य योग्य है या अयोग्य है। मान लीजिए संसद का कोई सदस्य है और उसकी योग्यता के अंदर ही समस्याएं थी, या वो गद्दी पे बैठने के बाद वो तमाम ऐसे अवैतनिक काम करता है जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद होने को शोभा नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ये तय करता है कि इस व्यक्ति के अंदर संसद सदस्य बनने की काबिलियत अब नहीं है या है, इसकी जांच करता है। राष्ट्रपति द्वारा जो ये निर्णय होता है वो निर्वाचन आयोग जो होता है उसके सलाह पे किया जाता है। तो यहाँ आपको दो बात जानना है। एक बात तो ये जानना है कि जो संसद सदस्य होते हैं, संसद सदस्य की योग्यता का निर्धारण कौन करता है, योग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखिएगा वो करता है राष्ट्रपति, कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। योग्य है नहीं है इसके बारे में राष्ट्रपति बताने का काम करता। अगर गलत करेंगे तो उनको गद्दी से हटाने के लिए भी कोशिश करता। और यह निर्णय किसके हिसाब से लेता है, निर्वाचन आयोग के सलाह से लिया जाता है। तो राष्ट्रपति जो ये निर्णय लेता है, तो याद रखिएगा निर्णय किसके हिसाब से लेता है, तो याद रखना आपको वो लेता है निर्वाचन आयोग की सलाह पे। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति ये निर्णय लेता है। 103 के बाद अगर देखा जाए तो इसी विधायी शक्ति में अगला अनुच्छेद जो है वो है आपका संविधान का अनुच्छेद 108 है। 108 क्या, 108 भी विधायी शक्ति के ही अंतर्गत आता है। इसमें संयुक्त अधिवेशन की बातचीत किया गया है। यहाँ पे किया गया है संयुक्त अधिवेशन की बातचीत किया गया है। संयुक्त अधिवेशन से संबंधित आपको क्या क्या बातें याद रखना वो समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन से संबंधित हम लोगों को यहाँ मैं देख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन, तो कोई भी कानून होता है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, कोई भी कानून होता है, विधेयक जो होता है, उस विधेयक को, विधेयक में स्पेशल हम लोग देखेंगे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक लिखिएगा, विधेयक जो लिखिएगा साधारण विधेयक। साधारण कोई विधेयक है, इस साधारण विधेयक को क्या किया जाता है, दो सदन है हमारे यहाँ केंद्र में कानून बनाने वाला घर। एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा और दूसरे को हम लोग कहते हैं राज्यसभा। अगर मान लीजिए ये लोकसभा कोई साधारण विधेयक पे कानून बना रहा है और ये कानून बना करके ये क्या किया, ये विधेयक को पास किया तो उसी विधेयक को क्या करेगा, उसी विधेयक को राज्यसभा के पास भेजेगा। राज्यसभा उस विधेयक को देखेगा। मान लीजिए राज्यसभा के देखने में जो विधेयक है वो विधेयक राज्यसभा के देखने में समझ में नहीं आ रहा, तो राज्यसभा क्या करेगा, लोकसभा के द्वारा लिए गए विधेयक पे या तो सहमति दे या तो सहमति ना दे, यानी कि अधिकतम राज्यसभा उसको क्या कर सकता है, सहमति देगा या सहमति नहीं देगा। सहमति धन विधेयक में तो यह है 14 दिन तक ही केवल रोक सकता है, लेकिन इसके लिए साधारण विधेयक के लिए 14 दिन की ऐसी कोई प्रावधान है नहीं कि राज्यसभा 14 दिन के लिए रोके। तो राज्यसभा अगर साधारण विधेयक को रोक लेता है तो राष्ट्रपति ये समझ लेता है कि लोकसभा और राज्यसभा जो हैं इन दोनों के बीच में विधेयक को लेकर मतभेद है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, जो दोनों घर हैं इन दोनों घरों को अपने पास बुलाता है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, और जिस साधारण विधेयक के संबंध में दोनों में विवाद चल रहा है उस विधेयक को सामने रखवाएगा। और रखवाने के बाद जब रखवाएगा दोनों की बैठक करवाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक तरह से संयुक्त अधिवेशन समझ लीजिए, उसी को संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। और ये जो संयुक्त अधिवेशन बैठक होता है, इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में क्या करेगा, दोनों सदन को राष्ट्रपति बुलवाएगा, बुला के बैठक कराएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों की बहस विचार चलेगी। अगर दोनों मान गए तो दोनों के मान जाने के बाद क्या होता है, साधारण विधेयक के द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है और साधारण विधेयक के द्वारा पारित करके कानून बना दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए
लोकसभा प्लस प्लस राज्यसभा दोनों की सहमति मिल गई, दोनों की सहमति मिल गई तो साधारण एक विधेयक पारित किया जाता है, साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक पारित करके क्या होगा, साधारण विधेयक पारित करके जो विवाद वाला कानून था, जो विवाद वाला दोनों के बीच में, मान लीजिए दहेज को लेके कानून बन रहा है, ऐसे समझिए उदाहरण है, लोकसभा दहेज को लेके कानून बना रहा है, दहेज नहीं लेना चाहिए, राज्यसभा को लग रहा नहीं लेना चाहिए, तो दोनों में हो गया विवाद। राष्ट्रपति बुलाएगा दोनों के एक पास, जब बुलाएगा उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। अब इस पे बातचीत होगा, मान लीजिए दोनों मर्जी, जब बातचीत होगा तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर मान लीजिए दोनों तैयार हो गए कि हाँ सही है दहेज लेना चाहिए, दोनों की बात पट गई, चाहे दहेज नहीं लेना चाहिए, दोनों की बात पट गई, अगर ऐसा हो गया तो उसको क्या किया जाएगा, साधारण विधेयक से पास कर दिया जाएगा। और जब साधारण विधेयक से पास होगा तो दहेज वाला जो बात होगी वो कानून बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक बात और जानना, बाकी संयुक्त अधिवेशन में स्पेशल पढ़ाऊंगा संसद, तो वहाँ बताऊंगा, मैं राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए तेजी से मैं लेके चल रहा। यहाँ एक चीज़ और आपको जानना है कि अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो याद रखिएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब कौन करेगा, तब याद रखिएगा राज्यसभा का उपसभापति करता, सभापति नहीं करेगा, याद रखिएगा उपसभापति करेगा। यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको कहना लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। तो 108 से संबंधित आपको ऐसी कुछ बात जानना, बाकी इसको मैं और भी डिटेल से बताऊंगा, इसके बहुत सारे क्लास चलते हैं, वो सारी बातें। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का आया, बैंकिंग सेवा आयोग आया था 1978 का, पोटा आतंकवाद कानून से संबंधित 2002 का मुद्दा आया था। ये सब ये सारी बातें हम आपको बताएंगे उस समय, वैसे नाम आप याद चाहें तो रख सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। और ये संयुक्त अधिवेशन से संबंधित ये सब ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में ही 2 अनुच्छेद और याद रखना है, 2 अनुच्छेद। एक अनुच्छेद ये आपको याद रखना है विधायी शक्ति में, अनुच्छेद 331, एक अनुच्छेद आपको याद रखना है अनुच्छेद 331 याद रखना है, अनुच्छेद 331। ये 331 क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति को कहा गया है 331 में कि वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेगा, लोकसभा में मनोनीत करेगा, ये कहा गया। लेकिन इसमें संशोधन हो गया, करेगा, लेकिन इसमें संशोधन देखा गया। 331 ये विधायी शक्ति था, राष्ट्रपति अपने विधायी शक्ति के तहत 331 के प्रयोग करते हुए लोकसभा में 2 व्यक्ति को क्या करता था, आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था। तो आंग्ल भारतीय कौन होते थे, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 366 जब पढ़ेंगे तो वहाँ कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पिता या उसके पितृवंश से वो यूरोपीय हो और माता मातृवंश से वो भारतीय हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, यानी उसके पिता यूरोपीय माता भारतीय, अगर ऐसा कोई भारत का नागरिक है तो उसको आंग्ल भारतीय मान लिया गया। 366 में इसका उल्लेख किया गया। और 104वां जो संविधान और 331 में कहा गया कि राष्ट्रपति ऐसे 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करेगा। लेकिन आगे चल के क्या होता है, 104वां संविधान संशोधन होता है, 104वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है। और ये संविधान संशोधन करके जो आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की थी बातें उसको समाप्त कर दिया गया, यानी अब मनोनीत वाली बात नहीं है। तो ये करंट की अभी लेटेस्ट घटना समझिए, 2020 में अभी हुआ है ये, तो ये समझिए आज भी आपके लिए करंट ही है, क्योंकि इस पर अभी कोई नया बात नहीं आया जब तक, तब तक ये आपके लिए करंट ही बन के रहेगा। तो 104वां संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से क्या किया गया, जो ये प्रावधान था 331 प्रावधान को क्या किया गया, प्रावधान को एक तरह से समाप्त कर दिया जा रहा, यानी मनोनयन की बात अब क्या हो रही है, समाप्त कर दी। वहीं पे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में एक और अनुच्छेद आपको याद रख लेना, 80 का पार्ट 1, इसमें कहा गया है कि वो राज्यसभा में क्या करेगा, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेगा, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेगा। और ये जो मनोनीत करेगा 12 व्यक्ति, ये मनोनीत जो होंगे इसके लिए कंडीशन दिया गया है। क्या क्या कंडीशन दिया गया, ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा ऐसे क्षेत्रों से जुड़ा हो, यानी कि विज्ञान हुआ विज्ञान, कला हुआ कला, साहित्य हुआ साहित्य, समाज सेवा हुआ समाज सेवा, ऐसे इत्यादि क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है
उसको राष्ट्रपति बाहर ऐसे व्यक्ति को चाहेगा तो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो ये प्रावधान अभी भी है, लेकिन ये प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा इसी में देखा जाए विधायी शक्ति में ही, संविधान के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में ही अनुच्छेद 123 को समझ लीजिए। तो 123 जो है इसमें स्पेशल राष्ट्रपति की अध्यादेश की बात की गई है, यानी कि एक लाइन में आपको ये जान लेना है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है, ऑर्डिनेंस जारी करने अध्यादेश। बाकी अध्यादेश को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन वैसे सरसरी निगाह से आपको बता देता है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। ये केवल क्लास आपको रिकवरी कर रहा है, रिकवरी रिवीजन की बात चल रही है, समझिए। अध्यादेश का मतलब होता है आदेश। राष्ट्रपति की जो कही गई बात है वही बात बन जाती है कानून। ऐसा क्यों होता? अध्यादेश एक अस्थायी और अल्पकालीन कानून की तरह काम करता। संसद जिस जिस विषय पे कानून बनाने की ताकत रखती है उस विषय पे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का वो अधिकार है। और ये भी कहा गया है कि ये अध्यादेश जारी करने के लिए कुछ देश में ऐसी परिस्थितियां जागृत हो जाती हैं जब भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ता। वो परिस्थितियां क्या हैं? मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो और किसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कानून की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्योंकि देश के लिए कानून बनाने के लिए अगर चाहिए तो संसद के दोनों सत्र चल रहे हों तभी एक सत्र में विधेयक जाएगा, दूसरे सत्र से अनुमोदन होगा, फिर राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी और तब जाके कानून बनेगा। ये बातें हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ाते समय, विधेयक पढ़ाते समय आपको बताएंगे कानून देश में कैसे बनता। अगर मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रख करके कानून बनाना, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, ऐसा स्थिति गुजर रहा है देश से जिसके लिए क्रिटिकल ऐसे केसेज आ गए हैं जहां देश के लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जैसे कोविड-19 आ गया था, या कहीं एकाएक बाढ़ आ गया, कहीं भूस्खलन बहुत हैवी हो गया, कोई सूखा जैसी घटना बहुत लंबे क्षेत्रों में आ गई, कोई हैजा आ गया, बड़ी ऐसी कोई क्रिटिकल चीज़ें आ गई जहां एक्शन लेना जरूरी है और संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं और कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने अधिकार, अपने मुखार बिंदुओं से जो बोलता है वो कानून की तरह काम करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति जो भी बात बोलता है कानून की तरह काम करता है, वो कितने दिन तक काम करेगा? तो हम लोगों को याद रखना, अधिकतम जो काम करेगा उसमें पहला क्लास ये रखना, अधिकतम कितने दिन तक हो सकता है? अधिकतम, तो अधिकतम देखा जाए अधिकतम तो ये हो सकता है 7.5 माह तक, 7.5 माह तक राष्ट्रपति की कही गई बात कानून बन सकती है। लेकिन इसको दो भाग में देखेंगे हम। जब राष्ट्रपति कोई बात कहा रहेगा तो 6 माह तक वो कानून की काम करेगा। क्यों? क्योंकि 2 सत्र के बैठक के बीच में 6 माह का अंतराल होता है। तो मान लीजिए आज ही सत्र खत्म हुआ और आज ही कोई परिस्थिति आ गई और ऐसी परिस्थिति में आज ही क्या किया? राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। अब सत्र बैठने में कम से कम 6 महीना लग जाएगा। अगर मान लीजिए परिस्थिति गड़बड़ है तो तुरंत बैठा जाएगा, लेकिन आमतौर पर ऐसे 6 महीना लग ही जाते हैं। तो 6 महीना तो ये चलेगा ही चलेगा, 6 महीना तो चलेगा जब सत्र बैठेगा। सत्र बैठने के लिए 6 महीना, और जब सत्र बैठ जाएगा तो इस सत्र के बैठने के लगभग हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 1.5 महीने जो है, जो 1.5 महीने वाली स्थिति है वो 1.5 महीने क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? यानी कि 6 सप्ताह, 1.5 महीने में कितने सप्ताह होंगे? 7 6 42, 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह जो होंगे ये सत्र बैठने के बाद, सत्र भी चालू नहीं हुआ, 6 महीने तक की ये अवधि ले लीजिए, 6 सप्ताह और ले लीजिए, तो 6 महीने 6 सप्ताह मिलकर 7.5 माह हुए। तो ये 7.5 माह तक राष्ट्रपति की अध्यादेश कानून की तरह काम करेगा, कानून की तरह। फिर संसद के सत्र जब बैठ जाएगा, सत्र जांच करेगा कि राष्ट्रपति ने जो विपरीत परिस्थिति में कानून बनाया था वो देश के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर संसद को लगेगा चाहिए तो अनुमोदन कर देगा, तो ये 7.5 माह से क्या होगा? हमेशा के लिए हो जाएगा। और अगर संसद को लगेगा कि नहीं चाहिए तो संसद क्या करेगा? बैठक के बाद उसको निरस्त कर देगा, तो ये खत्म हो जाएगा। या संसद अगर कोई उस पर बातचीत नहीं कर रहा, तो भी वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो वो है वो समाप्त हो जाएगी अध्यादेश शक्ति। तो अध्यादेश के बारे में इतनी 2-4 बातें आपको जानना है। बाकी जब मैं क्लास के साथ आऊँगा तो इसको और डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जल्दी की जो क्लासें होती है उसमें हर बातों को कह पाना, हेजिटेशन जैसे चलता रहेगा ऐसे। तो आप अपने क्लास के लिए बस इतनी सारी बातें याद रखें। फिर 123 के बाद अगर देखा जाए तो विधायी शक्ति में एक अनुच्छेद और आपको जानना है, वो जानना है 111। तो अनुच्छेद 111 क्या कहता है उसको भी यहीं पे जान लीजिए। ये राष्ट्रपति की वीटो संबंधी शक्ति की बात करता है। राष्ट्रपति
कि वीटो शक्ति, वैसे वीटो शक्ति जैसे अवधारणा हमारे संविधान में कहीं है वो नहीं, कहीं है वो नहीं, ये बात याद रखिएगा। वीटो शक्ति जैसी अवधारणा हमारे संविधान में कहीं ऐसा है नहीं, बल्कि कुछ राष्ट्रपति अपना काम काज करता, कुछ एक्शन लेता है, उसके हिसाब से अनुच्छेद 111 के तहत ऐसा मान लिया जाता है कि हमारे राष्ट्रपति के पास भी वीटो शक्ति है। लेकिन संविधान में कहीं भी 111 में वीटो है ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। बस ये 111 में राष्ट्रपति की कुछ काम काज है, उस काम काज के हिसाब से हम लोग को लगता है कि राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का, वीटो शक्ति का प्रयोग किया। वो काम काज कौन कौन है उसको जरा हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति मान लीजिए यहाँ पे संसद है, यहाँ पे संसद है, यहाँ संसद है, और यहाँ पे सोचिए यहाँ पे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, या ऐसे कर लीजिए यहाँ राज्यसभा है, राज्यसभा, और यहाँ पे रख लीजिए आप लोकसभा, लोकसभा, और यहाँ रख लीजिए आप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अब यहाँ देखते हम लोग, मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, सपोज डैट करिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं धन विधेयक यहाँ जा नहीं सकता, तो यहाँ मैं लिख लेता पहले साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, फिर उसके बाद लिख लेता मैं धन विधेयक, धन विधेयक, फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, ये मैंने लिख लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे आप साधारण विधेयक लोकसभा ने दिया किसको, राज्यसभा को। राज्यसभा ने कहा ठीक है भैया तुम्हारी कही गई बात पे हम सहमत हैं, तो ये विधेयक कहाँ चला जाएगा, ये विधेयक चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति याद रखिएगा धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे कोई ईटो बीटो नहीं लगा सकता, इसका कोई पावर ओवर नहीं है, केवल साधारण विधेयक पे ही चल रहा है, वित्त विधेयक। लेकिन धन विधेयक जो है यहाँ नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं होगा, ये बात याद रखना आपको। अब कोई साधारण विधेयक चलाया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 ऑप्शन। क्या 3 ऑप्शन होंगे, या विधेयक जब जाएगा तो वो सहमति दे देगा, सहमति दे देगा तब तो कानून बन जाएगा, ना दे ऐसा भी हो सकता है, ना दे। फिर उसके बाद क्या कह सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या ये कह सकता है कि ना तो सहमति देगा, ना तो सहमति दे, और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजे, पुनर्विचार। तो इसको ये ऐसे कुछ काम कर सकता है। राष्ट्रपति के पास अगर विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति कुछ ऐसा काम कर सकता है। अगर मान लीजिए सहमति दे दिया तो कानून बन जाएगा, कानून बन गया तो बातें खत्म हो गया। सहमति अगर नहीं दिया, ना दा, सहमति दे ही नहीं रहा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर पुनर्विचार के लिए दे तो इसको हम लोग कहेंगे निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर दिया। ना सहमति दे रहा, ना तो पुनर्विचार के लिए दे रहा, तो हम लोग कहेंगे पॉकेट का इस्तेमाल किया, जेबी वीटो लगा दिया। और ये काम जब करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वीटो का प्रयोग कर दिया, पूर्ण वीटो का प्रयोग कर दिया। तो वीटो संबंधित जो शक्ति याद रखिएगा अपने आरओ प्रीलिम्स के लिए है, ये हमारे देश के संविधान में कहीं ऐसा लिखा उखा नहीं है। 111 में राष्ट्रपति कुछ अपना काम कर रहा, विधेयक जाएगा सहमति नहीं दिया, कानून नहीं बनेगा, कहा जाएगा राष्ट्रपति पूर्ण वीटो लगा दिया। अगर कहेगा भैया ले जाओ हमें समझ में नहीं आ रहा, इसमें सुधार करके दो, तो दोबारा वो देंगे सब, तो ये मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, कहा जाएगा कि पुनर्विचार निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर दिया। या वो ना तो सहमति देगा, ना तो पुनर्विचार के लिए भेजेगा, जब मौन धारण करके रख लिया तो उसको हम लोग कहते हैं कि अपने जेब में रख लिया, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर दिया। इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह किए थे, जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह किए थे, याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह किए थे। और ये कब किए थे ज्ञानी जैल सिंह, ये किए थे भारतीय डाक विधेयक के संबंध में। तो मैं इतनी बातें बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, बस रिवीजन करते चलिए आप, बाकी डिटेल की क्लास में मैं सब बताऊंगा। ज्ञानी जैल सिंह थे, इन्होंने भारतीय डाक विधेयक पे इसका प्रयोग किया था, जेबी वीटो का। जो पुनर्विचार वीटो है इसका भी प्रयोग किया गया, निलंबनकारी यानी कि जिसको हम कह रहे हैं जो निलंबनकारी वीटो है, इसका भी प्रयोग किया गया। जब संसद सदस्य अयोग्यता निवारण अधिनियम जब आया था तो इस पे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था।
और ये जो पूर्ण वीटो है इसका भी प्रयोग किया गया जब पेप्सू विनियोग विधेयक आया था। मैं सारी कहानी बताऊंगा। संसद वेतन भत्ता संशोधन अधिनियम जब 1991 का आया था तो उस समय आर वेंकट रमन राष्ट्रपति थे, उन्होंने लगाया था। फिर पेप्सू विनियोग विधेयक राजेंद्र प्रसाद जो 1954 के आसपास की घटना है, तो ये लगा था पूर्ण वीटो में। दो चीज़ आपको जानना, पेप्सू विनियोग विधेयक और आपको जानना है कि जो संसद सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम था, ये दो बात यहाँ जानना है आपको। फिर संसद की जो अयोग्यता निवारण अधिनियम था, यहाँ जानना है, एपीजे अब्दुल कलाम जी लगाए थे। और जेबी वीटो में आपको याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह थे, भारतीय डाक विधेयक। तो ये इतनी सारी बातें 111 से संबंध में याद रखना है। बाकी सारी बातों को पूरी क्लास जब लेके आऊँगा तो एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखा जाए तो राष्ट्रपति की कुछ और शक्ति होती है, जैसे न्यायिक शक्ति। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में हम लोगों को एक दो बातें जान लेना है। न्यायिक शक्ति में हम लोगों को विशेष करके क्या जानना है, वो जानना है अनुच्छेद 124 जानना है, अनुच्छेद 214 जानना है, अनुच्छेद 72 जानना है, अनुच्छेद 143 जानना है। ये न्यायिक शक्ति से संबंध रखता है। ये चार बातें जानना हम लोगों को। तो ये चारों क्या कहते हैं, सरसरी निगाह से देख लेते हैं। 124 जो हम लोगों का है, ये सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय बता दूंगा, ये हाई कोर्ट पढ़ाते समय बताऊंगा, तो ये यहाँ छेड़ना नहीं हम लोगों को। 72 जो है, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, क्षमादान शक्ति है, ये आपको यहाँ याद रखना। और क्षमादान शक्ति में राष्ट्रपति के पास कई तरह के क्षमादान की परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान में, कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई मामला जाता है तो उस मामले को वो पूर्ण रूप से चाहेगा तो क्षमा कर सकता है, पूर्ण क्षमा कर सकता है। पूर्ण क्षमा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को पुनः बिना दंड, बिना अपराध किए वाली स्थिति में ला सकता है। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण का मतलब ये होता है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई मामला जाता है तो राष्ट्रपति उस केस के उस मुजरिम के साथ कैसा कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट ने सजा सुना दी है, 5 साल का सजा दिया है और कठोर कारावास दे दिया है। तो लघुकरण का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की जो कठोर कारावास है, उस कठोर कारावास को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके दंड की जो प्रकृति है, जो स्वरूप है, उसमें बदल सकता है। कठोर से मृत्यु दंड से कठोर कारावास कर सकता है, कठोर कारावास से समान कारावास कर सकता है। लेकिन दंड जितने साल का मिला रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि लघुकरण में क्या कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, प्रकृति बदल सकता है। प्रकृति यानी कि मृत्यु दंड से क्या कर सकता है, मृत्यु दंड से वो सीधे कठोर कारावास में ला सकता है, कठोर कर सकता है। लेकिन जो समय होंगे उसमें प्रकृति तो बदल सकता, समय नहीं। अगर 5 साल का सजा है तो वो 5 साल उनको काटना है। ये लघुकरण कह रहा। तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं परिहार। तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं परिहार। ये क्या होता है, क्षमादान में परिहार होता। परिहार का मतलब ये होता है कि दंड की जो मात्रा उसमें परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन प्रकृति में नहीं। तब यहाँ देख लेते, दंड की एक मात्रा है, जिस समय यहाँ लिखा हूँ इसको मात्रा कर लीजिए तो सही रहेगा दोनों बात को समझने में। इसको आप क्या करिए, मात्रा कर लीजिए, है ना, इसको आप मात्रा कर लीजिए। तो दंड की मात्रा बदल सकता है, यहाँ पे मात्रा बदलेगा। अगर 5 साल है तो 5 साल से 2 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है। लेकिन जो प्रकृति होगा, अगर कठोर सजा है, कठोर सजा मिला है तो कठोर है तो कठोर ही रहेगा, कठोर ही रहेगा, इसमें नहीं बदलेगा, इसमें किसी तरह की बदलाव नहीं होगा। तो परिहार का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के पास जो मुद्दा गया है उसकी सजा को कम कर सकता है। जो उसकी मात्रा होगी, अगर 10 साल की सजा है तो 8 साल कर देगा। लेकिन जो सजा मिला रहेगा, अगर उसको घास छीलने का मिला है सजा तो घास से छीलता रहेगा। अगर 10 साल घास छीलने का मिला तो 5 साल कर दिया जाएगा। ये अंतर बस हो सकता है परिहार में। इसके बाद देखा जाए तो अगला है विराम। विराम जो है इसमें क्या हो सकता है, विराम में याद रखिएगा, यहाँ पे प्रकृति जो है इसमें भी और मात्रा जो है इसमें भी, दोनों में बदलाव हो सकता है। यानी कि अगर व्यक्ति को मान लीजिए 10 साल के लिए घास छीलने के लिए कहा गया तो राष्ट्रपति परिहार विराम का प्रयोग करके 8 साल के लिए घास के जगह पे क्या करेगा, भूसा ढोने के लिए लगा देगा। ऐसा कर सकता, यानी दोनों में चेंजेस कर सकता है, मात्रा में भी और स्वरूप में भी, दोनों में चेंजेस कर सकता। और लास्ट जो आता है वो है प्रतिलंबन। लास्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिलंबन। तो क्षमादान में, बाकी मैं इसको और भी डिटेल से आपको बताऊंगा। प्रतिलंबन में आपको क्या याद रखना, केवल और केवल इतनी बात आपको याद रखना, राष्ट्रपति के समक्ष मृत्यु दंड जाए चाहे कोई अन्य दंड जाए, उसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है।
या कह सकता है कि अभी कुछ दिन के लिए इसको टालता हूं मैं, ऐसा उसके पास अधिकार है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को 72 में। फिर 143 क्या कहता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये भी राष्ट्रपति के किसमें है, 143। 143 को भी मैंने बताया, न्यायिक शक्ति में ये पढ़ना हमको, 124, 214, 72 और 143। तो 143 क्या कहता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। 143 हम लोगों को क्या कहता है, 143 को हम लोग देखते हैं। 143 यहाँ देखते हैं 143 को। तो 143 को हम लोग दो भाग में समझेंगे। 143 को हम लोग दो भाग में समझने वाले हैं। एक है इसमें 143 का खंड 1 और एक है इसमें 143 का खंड 2। ये दो है, इसके दो भाग हैं। 143 का खंड 1 जो है ये क्या कहता है, और 143 का जो खंड 2 है ये क्या कहता है। 143 का खंड 1 कहता है कि अगर कोई तथ्य से इसमें 3 भाग हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी तथ्य कानून या संविधान से संबंधित अगर कोई मसला है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति को कहा गया है कि किसी तथ्य नहीं समझ में आ रहा राष्ट्रपति को, या कानून में कोई बात नहीं समझ में आ रहा, या संविधान में कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को क्या कहा गया, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, मांग सकता। ठीक, ये बात आपको सलाह मांग सकता है। लेकिन ये बात आपको एक बात यहाँ याद रखना है कि जब सलाह मांगेगा तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ये दोनों किसी के बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति इनसे सलाह मांगेगा, ये सलाह दे चाहे ना दे, या राष्ट्रपति जब इससे सलाह मांगा ये दे दिया तो राष्ट्रपति उसकी सलाह माने या ना माने, दोनों अपने मन मौजी हैं। ये 143 का ये कहता है कि तथ्य कानून और संविधान से संबंधित अगर कोई मुद्दा राष्ट्रपति को समझ में नहीं आता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा, जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट सलाह दे, और सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह देता है तो जरूरी नहीं है राष्ट्रपति मांगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर 143(2) को देखा जाए तो यहाँ पे 3 बात जैसे था, यहाँ पे एक ही बात है। वो क्या है कि आज़ादी से पूर्व के संधि समझौते संबंधित राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना। अगर ऐसी कोई बात है तो इसमें भी 2 भाग कर लीजिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, सलाह देने के लिए बाध्य हैं। याद रखिएगा बाध्य हैं, इनको देना ही देना है। लेकिन राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आपको याद रखना है, नहीं है। यानी कि 1950 से पहले के अगर संधि समझौता, आज़ादी जो लिखा हूँ यहाँ 1950 कर लीजिए, तो 1950 से पहले के अगर संधि समझौता से संबंधित राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, ये बात याद रखना। लेकिन राष्ट्रपति ना तो मांगने के लिए बाध्य है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए, न तो मांगने के लिए मांगना और न तो मानने, ये दोनों के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 143, यानी कि न्यायिक जो शक्ति, इससे संबंधित मैं आपको सारी बातें बताया। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितनी सारी शक्तियां थी लगभग मैंने आपको बताने की कोशिश किया। फिर इसके बाद राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति होती है सरसरी निगाह, तो उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति से संबंधित, तो सैन्य शक्ति में आपको कुछ याद नहीं रखना है। सैन्य शक्ति में बस इतना याद रखिए कि जो तीनों हमारी सेनाएं होती हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा जो तीनों सेनाएं होती हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख का नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति तो याद रखिएगा उसको भी राष्ट्रपति ही करता है, तो हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना जो है, ये सारी बातें। फिर राष्ट्रपति युद्ध और उसकी समाप्ति की घोषणा, अगर मान लीजिए सेना युद्ध हमारी करने के लिए निकल रही है
तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति युद्ध, युद्ध प्लस प्लस युद्ध समाप्ति, युद्ध प्रारंभ लिख लीजिएगा, युद्ध प्रारंभ, प्रारंभ प्लस समाप्ति, समाप्ति, समाप्ति की घोषणा करता है, घोषणा करता है। तो ये सारी बातें राष्ट्रपति की आप सैन्य शक्ति से संबंधित याद रखिएगा। फिर इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ राजनयिक शक्ति होती हैं, राष्ट्रपति की कुछ राजनयिक शक्ति होती है। तो राजनयिक शक्ति क्या होती है, इसको जरा ऐसे आप एक शब्द में समझ लीजिए। राजनयिक शक्ति में हम लोग ये कह सकते हैं, राजनयिक शक्ति में कि कोई भी देश का उच्चायुक्त या राजदूत अगर भारत में आता है तो अपना प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति के समक्ष खोलता है, या भारत से कोई राजदूत या उच्चायुक्त को नियुक्त करके विदेश में कहीं भेजा जाता है अगर एम्बेसडर बना करके, तो उसकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्ति है, तो सरसरी निगाह से उसको भी बता देते हैं। अगर मान लीजिए स्वयं विवेक की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है, तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक की शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 74 के संदर्भ में भी कभी कभी कर लेता है, पॉकेट बीटों के संबंध में भी कभी कभी कर लेता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में भी कर लेता है। लेकिन दो रूप से हम लोगों को मुख्य रूप से समझना है। एक मान लीजिए लोकसभा में बहुमत साबित न हो, लोकसभा में बहुमत साबित न हो, बहुमत साबित ना हो, और दूसरी बात नहीं हो, और दूसरी बात यह समझना है कि मंत्रिपरिषद अगर भंग की स्थिति में हो। बाकी मैं अपनी डिटेल की क्लास आऊँगा, इसको समझाने में मुझे लग जाएगा 20-25 मिनट, लेकिन सरसरी निगाह से बस आपको ये समझना है कि अगर लोकसभा में कोई चुनाव हुआ, कोई दल अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया और 2-3 लोग मिलकर गठबंधन से सरकार भी नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास एक मौका आ जाता है कि स्वयं विवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए वो किसी को प्रधानमंत्री की पद पर नियुक्त कर सकता है, बशर्ते ये कहेगा कि चुने हुए जितने सारे मेंबर हैं उन लोगों के बीच में आपको 6 महीने के अंदर सदस्यता को धारण करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को ही चाहेगा तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, नए चुनाव का आदेश दे सकता है या गठबंधन सरकार बनाने की अपील कर सकता। तो ऐसी तमाम सारी उसके पास शक्तियां आ जाती है। बाकी डिटेल की क्लास में मैं आपको विधिवत से समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद रहता ही नहीं है तो राष्ट्रपति पूछने किससे जाएगा। तो राष्ट्रपति के बाद हम लोग इसी वीडियो में हाथ लगे हम लोग ये भी देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, चूँकि इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लें, क्रैश कोर्स है, फिर हम लोग अपनी डिटेल की क्लास के साथ आएंगे। तो राष्ट्रपति के साथ साथ यहीं हाथ लगे हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित हम लोगों को क्या क्या जानना है, इसको भी थोड़ा सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या बातें हम लोग जानते हैं। तो भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 63 देखा जाए, अनुच्छेद 63, तो 63 में ही स्पेशल उपराष्ट्रपति की बातचीत की गई है। उपराष्ट्रपति की जो बातचीत की गई है, उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 63 में की गई है। अनुच्छेद 64 को अगर देखा जाए तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का तात्पर्य क्या है कि बनेगा वो उपराष्ट्रपति, लेकिन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। और जब वो राज्यसभा का सभापति बनता है तो यहाँ कई सारी बात आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा का सभापति बनता है तो राज्यसभा सभापति का अध्यक्ष से उसको वेतन भत्ता दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में दिया जाता। कहा जाता है कि आप सभापति के रूप में जब तक हैं तब तक किसी लाभ के पद को आप धारण नहीं करेंगे। ऐसी तमाम सारी बातें की जाती हैं। फिर 64 के बाद 65 मैंने राष्ट्रपति पढ़ाते समय आपको बता दिया था, इसलिए सीधे यहाँ पे आपको अनुच्छेद 66 पे लेके आता हूँ। और अनुच्छेद 66 ये कहता है कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। इसका जो निर्वाचन होगा इसमें कौन कौन समाहित होगा, तो यहाँ बस 2 ही लोग होंगे, राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा को बड़े प्यार से हम लोग क्या कह सकते हैं, बड़े प्यार से हम लोग संसद कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संसद जो है, संसद के कुल सदस्य जो होंगे, कुल सदस्य वही देंगे। कुल सदस्य का तात्पर्य अगर कहें तो इसमें निर्वाचित भी आ जाएंगे और इसमें आप मनोनीत सदस्य को भी रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप देखेंगे केवल निर्वाचित जा रहे थे, मनोनीत नहीं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ आपको ये याद रखना है कि निर्वाचन संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और कुल सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत सब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ एक बात और हम लोगों को याद रखना है
कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो हमने कर दिया, लेकिन एक बात नहीं समझ में आता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। जैसे राष्ट्रपति में हमने देखा, तो अगला आप हेडिंग यहाँ ये डाल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, यानी कि उसके निर्वाचन की, जैसे राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था वैसे यहाँ निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो जो जो प्रावधान वहाँ पे था वही वही प्रावधान आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, वही वही होता है। पहला क्या बात है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये सारी बातें मैं डिटेल की क्लास में ही समझा पाऊंगा। दूसरा है एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत। तीसरा क्या है, अप्रत्यक्ष मतदान। चौथा क्या है, गुप्त मतदान। ये सारी इससे इसके निर्वाचन रीति से संबंधित आपको इतनी सारी बातों को क्या करना है, याद रखना। फिर एक सवाल और बनता है कि जो उपराष्ट्रपति हमने बना दिया भैया, इस उपराष्ट्रपति की योग्यता आखिर क्या होती होगी, योग्यता भी बता दो। तो मैंने आपको पहले ही बताया जितने राजनेता होते हैं उनकी योग्यता बहुत आसान होती है। पहला योग्यता तो यह है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता यह है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष की, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा हम लोग देखेंगे राज्यसभा का। यहाँ पे हम लोगों को एक बात और समझना है, एक बात, जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। तो यहाँ एक बात और हम लोग लिख लेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा तो जो सारी बातें वो सब वही लागू होंगी। जो यही मुख्य आपको उपराष्ट्रपति में 3 बात यही जानना है, बाकी लाभ के पद पर तमाम सारे बातें चलती रहती हैं। तो योग्यता में आपको जानना, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष। मेन इसमें चीज़ आपको 2 ही याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक 35 वर्ष आपको याद रखना है, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, न कि सदस्यों। ये बात आपको याद रखना। इसके अलावा 2 बात और चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति का प्रस्तावक और अनुमोदक हमने बताया था, ऐसे यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक में मैंने 50-50 सदस्यों को बताया था, लेकिन उपराष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं वो 50 नहीं बल्कि 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य यहाँ पर होंगे और 20 ही सदस्य यहाँ पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों सदन हैं, इसमें एक पार्ट है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, और यहाँ है मान लीजिए यहाँ पे 100 सदस्य 150 लोग हैं, सपोज डेट ऐसे करिए, और यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे 100 सदस्य हैं, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 250 हो गए। मान के चलिए, मान के वैसे है नहीं, वैसे ये सदस्य नहीं है। फिर उसके बाद अब इन सारे सदस्यों के 2 भाग में, इसमें से 20 सदस्य प्रस्तावक होगा और इसमें से 20 सदस्य जो होगा वो अनुमोदक होगा। ये जब प्रस्ताव और अनुमोदन दे देंगे तब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लायक होंगे, फिर ये निर्वाचन के लिए तैयार होंगे, और जब निर्वाचन के लिए तैयार होंगे तब इनको ये लोग जाएंगे वोट डालने, ये लोग वोट डालेंगे, और जब जीत जाएंगे तब ये बनेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है, इतनी बात आपको याद रखना है। तो योग्यता के बाद अगर अगली बात देखा जाए तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें होती हैं, तो शर्तों में कुछ खास बात नहीं याद रखना, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और किसी सदन का अगर सदस्य हो जाता है तो उसी समय मान लिया जाएगा कि उसने उपराष्ट्रपति पद की गद्दी को क्या किया है, बेसब्री के साथ छोड़ दिया। ये बात हम लोगों को याद रखना, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होगा उसके पद के शर्त से संबंधित आपको ये बात याद रखना है कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो इसको भी लिख लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति जो होगा, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और मान लीजिए अगर हो गया तो उपराष्ट्रपति का पद उसका क्या किया जाएगा, रिक्त कर दिया जाएगा।
तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया उपराष्ट्रपति से संबंधित। वो 63 में उपराष्ट्रपति होगा, 64 राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, फिर 65 मैंने राष्ट्रपति पढ़ाते ही समय आपको बता दिया था। 66 में मैंने निर्वाचन बताया, जिसमें राज्यसभा लोकसभा, जिसे हम संसद के 2 अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। ये यहाँ के कुल सदस्य का मतलब निर्वाचित और मनोनीत, ये सारे सदस्य मिलकर वोट डालते हैं। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत भी हैं। एक बात यहाँ और याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वहाँ पे विधानसभा सदस्य भागीदारी नहीं लेता है। विधानसभा प्लस विधान परिषद ये दोनों भागीदारी नहीं लेते हैं, ये दोनों निर्वाचन में भागीदारी नहीं लेते हैं। ये याद रखना, घुमा के सवाल पूछता रहता। फिर मैंने आपको बताया है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमण, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान। और फिर योग्यता में मैंने बताया भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। इसके बाद मैंने आपको बताया राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि राज्यसभा का सदस्य हो। प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में मैंने आपको पूरी बात बता दिया। फिर शर्तें बता दिया कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और हो जाता है तो माना जाएगा इसने अपनी गद्दी को खाली कर दिया है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कि उपराष्ट्रपति कितने दिन के लिए बनता है, उसकी पदावधि क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 67। अब अगला हेडिंग आप डाल लीजिएगा, अनुच्छेद 67, और इसमें है उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित मुद्दों पे हम लोग पूरी बातचीत करते हैं। तो पदावधि से संबंधित मुद्दों को देखा जाए तो आमतौर पे राज्यसभा सभापति के हैसियत से कामकाज करता है। तो पद ग्रहण की तिथि से देखा जाए तो 5 वर्ष तक ही ये पद धारण करता है। 5 वर्ष यानी कि इसका जो पद ग्रहण करने के बाद ये देखा जाए तो 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। लेकिन मान लीजिए 5 साल अभी पूरा नहीं हुए, उससे पहले चाहता है कि हम गद्दी को छोड़ देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि वो किसी भी समय चाहेगा तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके अपने गद्दी को क्या कर सकता है, किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके अपने गद्दी से पदमुक्त हो सकता है। तो त्याग पत्र किसको देगा, तो याद रखिएगा ये त्याग पत्र देता है किसको, राष्ट्रपति को किसी समय दे करके पदमुक्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी नहीं दे रहा है, 5 साल अभी पूरे भी नहीं हुए, गद्दी पे बैठ के संविधान का दुरुपयोग कर रहा है, संवैधानिक गतिविधियों का पालन नहीं कर रहा है, तो 14 दिन की सूचना के पूर्व राज्यसभा का बहुमत लेकर के और लोकसभा का अनुमोदन करके इसको गद्दी से हटाया जा सकता है। यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद इसको गद्दी से हटाने के लिए एक तो राज्यसभा का पूर्ण बहुमत चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, लोकसभा का अनुमोदन चाहिए, लोकसभा का अनुमोदन चाहिए। इस प्रक्रिया से चाहे तो आप उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले 5 वर्ष पहले गद्दी से आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर यही उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत मैंने आपको बताया है, संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत गद्दी पे जाके राष्ट्रपति के बैठ गया है, तो उस स्थिति में इसको सीधे जो लागू होगा वो राष्ट्रपति की सारी प्रक्रिया लागू होंगी। अगर ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से गद्दी पे बैठा रहेगा तो राष्ट्रपति की प्रक्रिया लागू होगी। यानी कि अनुच्छेद जो 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है उस तरह से उपराष्ट्रपति को हटा पाएंगे। और त्यागपत्र की भी जो अवधारणा है वो त्यागपत्र भी सीधे किसको देगा, ये राष्ट्रपति को ही देगा, ये उपराष्ट्रपति को ही देगा। ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से गद्दी पर बैठता है तब सारे काम काज, वेतन भत्ते हटाना, लड़ना जुड़ना, जितने प्रक्रिया होते हैं वो उपराष्ट्रपति के नाम पे नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम से होना शुरू हो जाते हैं। इतनी सारी बात याद रखिएगा। फिर 67 के बाद हम लोग देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 68 क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति से ही संबंधित अनुच्छेद 68 को देख लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 68 जो इसमें 2 बातें कही गई हैं, इसमें 2 बात कौन कौन सी है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक बात तो ये कही गई है
कि जो उपराष्ट्रपति होगा भैया, उपराष्ट्रपति जो होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा। मतलब अगर मान लीजिए जैसे हम लोग अनुच्छेद 65 पढ़ रहे थे, तो हमने बताया कि राष्ट्रपति की गद्दी किसी तरह से अगर खाली हो जाती है तो अधिक से अधिक 6 महीने तक ही राष्ट्रपति की गद्दी खाली रहेगी। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाना अति आवश्यक है। और जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से जाकर के अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो केवल और केवल 6 माह तक ही करेगा। 6 माह के बाद वहाँ से उसको भगा दिया जाएगा और सीधे वो आकर के अपने उपराष्ट्रपति के गद्दी को संभालेगा। मैंने ये सारी बातों आपको समझाने की कोशिश किया। उसी तरह से उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए निर्वाचन करने का समय कितना होगा। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर निर्वाचन होने का समय कितना होगा, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कम से कम 6 माह के अंदर कहा गया है कि वहाँ चुनाव करवा लीजिए। लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर नए निर्वाचित व्यक्ति की जो पदावधि होगी वो कितने समय के लिए होगा। उपराष्ट्रपति पद पर अभी इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। उपराष्ट्रपति पद पर नए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी। तो ये आपको याद रखना, ये 5 वर्ष। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या है, ये उपराष्ट्रपति है। और ये क्या किया, इसका कार्यकाल कितने साल तक था, 5 साल तक था। लेकिन ये इसमें से 3 साल केवल काम किया है, 3 साल। और 3 साल के बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है या गद्दी छोड़ दिया तो 3 साल के बाद अभी इसके पास कितना बचा है, 2 साल बचा है। 2 साल बचा है, तभी तो 3 + 2 5 साल होगा। तो जो ए नाम का उपराष्ट्रपति था मर गया, इसके जगह पे बी नाम का उपराष्ट्रपति लेके आया जाएगा। तो जो बी उपराष्ट्रपति होगा ये आपको 2 साल के लिए नहीं आएगा कि 3 साल ये काट चुके हैं, 2 साल बचा, 2 साल इनको रखा जाए, नहीं। ये जब आएगा तो ये सीधे 5 साल के लिए आएगा। नया भले आए लेकिन 5 साल का। और ये कितने दिन के अंदर आ जाएगा, इसके मरने के, ये जब मर रहा है इसके मरने के 6 माह के अंदर अंदर बी को लाना है। तो वही मैंने लिखा कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो निर्वाचन करने के लिए समय 6 माह है। 6 माह के अंदर अंदर किसी को लाइए। लेकिन जिसको आप लेकर के आएंगे वो बचे हुए समय के लिए नहीं रहेगा, वो पूरे 5 साल के लिए रहेगा। ये सवाल पूछता रहता है, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ बातें और थोड़ी सी, इसमें एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं 69 के बारे में। 69 के बारे में देख लेते हैं, 69 क्या कहता है। फिर उपराष्ट्रपति को हम लोग अंतिम दे देते हैं, अनुच्छेद 69। तो 69 में शपथ की बात की गई है। शपथ में देखा जाए तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपने गद्दी पे जब बैठता है उपराष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। तो उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। ये बात आप याद रखिएगा। साथ ही साथ हम लोग इसमें अनुच्छेद 70 और 71 को भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति से ही ताल्लुकात रखता है। एक लाइन का सवाल पूछ लेता है कि अगर कोई आकस्मिक घटना घटती है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो करता है वो उपराष्ट्रपति ही करता है। ये अनुच्छेद 70 में है। फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए जितने सारे मुद्दे होते हैं अनुच्छेद 71 में आपको याद रखना है। फिर हम इसमें एक चीज़ आपको और बता देते हैं, उपराष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति मैंने बताया, ऐसे उपराष्ट्रपति की कार्य शक्ति बता देते हैं। तो उपराष्ट्रपति की कार्य शक्ति क्या होती है, इसको बस मैं आपको 1 मिनट में ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं सारी बातें अपनी डिटेल की क्लास में लेके चलूँगा। सबसे पहला बात इसमें क्या लिखेंगे कार्य शक्ति में उपराष्ट्रपति का, कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। कब मैं पढ़ाया था, अनुच्छेद 65 अभी राष्ट्रपति वाले, तो ये आपको वहाँ से समझ लेना है। फिर इसके बाद देखना है कि तो दूसरा इसका काम है राज्यसभा सभापति के रूप में। राज्यसभा सभापति के रूप में ये काम करता है, सभापति के रूप में। अभी मैंने आपको पढ़ाया अनुच्छेद 64, तो वहाँ से आपको इसको समझ लेना, सारी बातें वही लागू होंगे। फिर इसके बाद तीसरा काम इसका देखना है, सूचना देने का इसके पास अधिकार होता है। सूचना देने का अधिकार होता है। ये सूचना देने के अधिकार का मतलब क्या निकला, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि सूचना को
वो लोकसभा अध्यक्ष को दे, वो लोकसभा अध्यक्ष को दे। मेरी बात समझिएगा। राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति से कह रहे बेटा मैं अब गद्दी छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं गद्दी पर नहीं रहूंगा, अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। तो राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति का ये ड्यूटी होता है कि ये सूचना सीधे लोकसभा अध्यक्ष को दें। और चौथा इसमें देखा जाए, चौथा अन्य काम में, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। तो चौथा इसका कार्य शक्ति देख लीजिएगा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उस दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? पदेन मतलब ऑटोमेटिक पदेन कुलपति कौन होता है? तो याद रखिएगा वो उपराष्ट्रपति ही होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है। बाकी मैंने सरसरी निगाह से कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ों को तेज़ी से लेकर चला। मुझे भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से, लेकिन ये रिवीजन की क्लास है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें सब बातों को विधिवत से बताने देगा। डिटेल की क्लास में मैं अपनी सारी बातों को बताऊंगा, ये तो बात आप लोगों को पता। तो केवल मैं आप लोगों का आरो के लिए रिवीजन कर रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चा लोग पढ़ चुके हूँ, अब अपडेट करना चाहते हैं अपनी बातों को, तो अपडेट करने के रूप में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। केवल 2 मिनट मैं लूंगा आपका और संस्था से संबंधित कुछ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ जिस संस्था से हम लोग जुड़े, नोटबुक IAS से, दिल्ली से ये संचालित होता है, दिल्ली से संचालित होता है। नोटबुक IAS जो है सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ जो UPSC हुआ, स्टेट PCS हुआ, RO हुआ, उसका प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित आप लोगों का आंसर राइटिंग करवाता रहता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाता है। और जो ये अपना प्रोग्राम दे रहा है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। अगर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर दिल्ली के दूर दराज के क्षेत्रों में तो आप इस नंबर पर संपर्क करके चाहें तो संस्था से जानकारी लेकर के अपनी गुणवत्तापूर्ण भावी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नोटबुक IAS द्वारा दी गई गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को अपने भविष्य के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैंने अपनी रनिंग जो क्लास लेके चल रहा हूँ, जो क्रैश कोर्स लेके चल रहा हूँ, इसमें मैंने आपको राष्ट्रपति के साथ साथ मैंने आपको उपराष्ट्रपति को भी बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी जब मैं अपनी अगली क्लास में मिलूंगा तो वहाँ मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी तीनों को एक ही क्लास में समेटने की कोशिश करूंगा तेजी के साथ। तीनों चीज़ों को एक ही साथ हम लोग समेटने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलता हूँ मैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।